हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। एक छोटा सा डेटा सेट है, इस पे काम करते हैं क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करेगा जैसे ये दो फीचर्स में दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे टाइप के डेटा सेट पे आप किस तरह से काम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप प्रेडिक्शन क्या करोगे सर? एक टेनिस प्लेयर है, उसे आज खेलने जाना चाहिए या फिर नहीं खेलने जाना चाहिए, बेस्ड ऑन दिस पास्ट डेटा जो उन्होंने नोट किया था। ओके, तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? y के लिए यस वाले पॉइंट सेपरेट करेंगे, y के लिए नो वाले पॉइंट सेपरेट करेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से, नो वाले पॉइंट्स ये है, ठीक है। और बचे हुए पॉइंट्स, ये बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो आपके यस वाले पॉइंट्स हैं। तो उन्हें मैं सेपरेट करके आपके सामने रखता हूं। तो आपने आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को स्पैम एंड नॉट स्पैम जैसा सेपरेट किया, ऐसा आप सोचिए। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना दो बार एक्सप्रेशन लिखूंगा। सबसे पहले आप समझ सकते हो, राइट, आपको दो प्रोबेबिलिटीज की जरूरत है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी की जरूरत है कि आप टेनिस खेलने जाओगे, गिवन गिवन आउटलुक का यहाँ पे कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले, आउटलुक का यहाँ पे कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले, कॉमा टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, इसे स्मॉल x2 समझिए, कॉमा ह्यूमिडिटी का यहाँ पे कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले, कॉमा विंडी फीचर का यहाँ पे मुझे कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले। ओके, अब यहाँ पे मैं कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3, कैपिटल X4 भी लिख सकता था, पर क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है इसलिए आपको भी थोड़ा अच्छे से रीडेबल बनाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। और मैं एग्जाम में अगर इसे लिखता तो मैं कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3, कैपिटल X4 के जैसा ही सॉल्व करता इस क्वेश्चन को। ओके, तो मुझे इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा सर आपका? दूसरा प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू नो गिवन सेम इंफॉर्मेशन, आउटलुक इक्वल टू स्मॉल x1, कॉमा टेम्परेचर टेम्परेचर इक्वल टू स्मॉल x2, कॉमा ह्यूमिडिटी इक्वल टू स्मॉल x3 एंड विंडी इक्वल टू स्मॉल x4। ठीक है, तो किसी भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट का जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, मैं इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा, मैं प्रेडिक्शन ले सकता हूं। ओके, पर यहाँ पे मेरे पैरामीटर्स में कैसे कैलकुलेट करूंगा वो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना होगा सर? अभी इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और मुझे इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, इसे भी मुझे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे थोड़ा अभी सिंपल बनाते हैं काम। इस पूरे पार्ट को मैं कैपिटल X1 समझने वाला हूँ, आपके पूरे टेम्परेचर को मैं कैपिटल X2 समझने वाला हूँ, ह्यूमिडिटी को मैं X3 समझने वाला हूँ, विंडी को मैं X4 फीचर से बुलाने वाला हूँ। ओके ओके, तो इस पूरे प्रोबेबिलिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ? इस प्रोपोर्शनल टू P ऑफ कैपिटल X1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X2 इक्वल टू स्मॉल x2 गिवन y इक्वल टू यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X3 इक्वल टू स्मॉल x3 गिवन y इक्वल टू यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X4 इक्वल टू स्मॉल x4 गिवन y इक्वल टू यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू यस। ओके, तो मैंने आपके इस एक्सप्रेशन को यूजिंग बेस थियरम इन बैकग्राउंड एंड यूजिंग कंडीशनली इंडिपेंडेंट फीचर्स एजम्पशन इन बैकग्राउंड इस तरह से लिखा है, ऐसा आप सोचिए। ओके,
अब आप सेम तरह से इसे भी लिख सकते हो। इसे मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, वापस से आउटलुक के जगह कैपिटल X1 सोचना है, टेम्परेचर के जगह कैपिटल X2 सोचना है, ह्यूमिडिटी के जगह कैपिटल X3 सोचना है, विंडी के जगह कैपिटल X4 सोचना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू probability of capital X1 equal to small x1 given y equal to no into probability of capital X2 equal to small x2 given y equal to no into probability of capital X3 equal to small x3 given y equal to no into probability of capital X4 equal to small x4 given y equal to no into probability of y equal to n। ओके, तो आपने आपके इस एक्सप्रेशन को भी बता दिया, इस प्रोपोर्शनल टू दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लीकेशन में है सब। वैसे यहाँ पे भी ये सब कुछ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, आपका जो x4 फीचर है और x3 फीचर है, तो वो तो वैसे भी बाइनरी है, तो इसके बारे में तो मतलब आप समझ सकते हो राइट। इन दोनों फीचर्स के बारे में तो इतना वरी नहीं करना है, हमारा लास्ट लेक्चर वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। वैसे ही ये वाले पैरामीटर को भी कैलकुलेट करने के इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू यस वाले कितने पॉइंट्स हैं सर, यस वाले कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉइंट्स हैं y इक्वल टू यस वाले। तो ये प्रोबेबिलिटी है सिंपली 9 डिवाइडेड बाय टोटल कितने पॉइंट्स है ट्रेनिंग डेटा सेट में, ये 9 है और ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हुआ ट्रेनिंग डेटा सेट में, 14 हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी सिंपल है 9/14, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी ऑटोमेटिकली बन गया। ये कैसे मिला सर मुझे, 1 - 9/14। ओके, एक काम करता हूं मैं, सिर्फ जो मैंडेटरी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना है मुझे, उसे येलो कलर से बताता हूं। जो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं वन सब्सट्रैक्ट करने से, उसे मैं फॉर एग्जांपल रेड कलर से बताने का डिसीजन लेता हूं। ये मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा है, अगर मैंने पहला वाला कैलकुलेट किया है, ये मुझे मिल रहा है 1 - 9/14। ओके, मैं होप कर रहा हूं आप समझ पा रहे हो। अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ये इंडिकेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कैसे मिलेगा, x4 किसके लिए सर, विंडी के लिए। ठीक है, जैसे कि विंडी में भी आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, जैसे फॉल्स को आप जीरो समझ सकते हो, फॉल्स को आप जीरो समझ सकते हो, ट्रू को आप 1 समझिए, फॉल्स को जीरो, ट्रू को आप 1 समझिए और फॉल्स को जीरो समझो। ओके, तो मैं आपको पूछ रहा हूं फॉर एग्जांपल x4 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन y इक्वल टू यस, मतलब y इक्वल टू यस वाले दुनिया में विंडी का वैल्यू 1 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो विंडी कितने बार 1 हुआ है, देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी मुझे कैसे मिल गया सर, ये वाला प्रोबेबिलिटी मुझे मिला 3/9। ओके, ये वाला प्रोबेबिलिटी मुझे ऑटोमेटिकली, मैंने, मेरा दिमाग चल गया लास्ट लेक्चर जैसा ही। अगर कोई मुझे पूछता है विंडी इक्वल टू फॉल्स होने का प्रोबेबिलिटी कितना है सर, मतलब विंडी जीरो होने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस दुनिया में, 1 - 3/9 है। वो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई मुझे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इक्वल टू जीरो गिवन y इक्वल टू यस कितना है, ये तो मैं ऑटोमेटिकली बता सकता हूं, 1 - 3/9। ओके, ये मैं ऑटोमेटिकली बता सकता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये यहां पे भी कैलकुलेट हो गया है सर। अब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, अभी इस पे जाते हैं। ठीक है, आपके सिंपली इस वाले पार्ट पे जाते हैं। ह्यूमिडिटी में भी अगर आप लोग देखोगे दो ही है,
फॉर एग्जाम्पल हाई को 1 सोच लीजिए और आपके नॉर्मल को आप 0 सोचिए। नॉर्मल को आप 0 सोचिए। ओके, ये सिर्फ मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप लास्ट लेक्चर से रिलेट कर पाए। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं x3 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। x3 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ इस दुनिया में, तो आप इस दुनिया में ही हो। ह्यूमिडिटी 1 कितने बार हुआ है सर? 1 2 3। तो ये वाला भी प्रोबेबिलिटी आया 3/9। अगर कोई मुझे पूछता ह्यूमिडिटी नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर इस दुनिया में, मतलब x3 का वैल्यू 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस दुनिया में, तो 1 माइनस 3/9 होता आंसर। ओके, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज इस दुनिया में भी कैलकुलेट कर ले क्या? मतलब ये दो प्रोबेबिलिटीज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इससे शुरुआत करते हैं। मैंने क्या सोचा था? ट्रू को मैं 1 बताने वाला हूँ, राइट? तो यहाँ पे 1 है, फॉल्स की जगह मैंने 0 लिख दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ x4 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x4 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस दुनिया में? मतलब विंडी 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्चुअली मुझे ये पूछना चाहिए विंडी ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कितने बार ट्रू है सर? 3 बार। तो ये प्रोबेबिलिटी है 3/5। अगर कोई मुझे पूछेगा विंडी 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विंडी फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस दुनिया में, विंडी फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस दुनिया में, तो 1 - 3/5 करके आ सकता है डायरेक्टली, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल सेम, हाई को आप 1 से बताने वाले हो, नॉर्मल को आप 0 से, हाई को आप 1 से, हाई को आप 1 से। तो अगर मुझे कोई पूछता है इस दुनिया में, ठीक है, आपके इस दुनिया में y इक्वल टू नो वाली दुनिया में x3 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x3 का वैल्यू 1 कितने बार हुआ सर? 1 2 3 4, तो 4/5 है। ये वाला प्रोबेबिलिटी है 4/5। अगर कोई मुझे पूछेगा इस दुनिया में 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 0 होने की, तो 1 - 4/5 होगा, सिंपल। अब मुझे ये दो आपको कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे, और ये दो कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे। वो भी कर लेते हैं, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके टेम्परेचर वाले कॉलम में आइए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं हॉट को ना, फॉर एग्जांपल हॉट को मैं 0 से इंडिकेट करने वाला हूँ, माइल्ड को मैं 1 से इंडिकेट करने वाला हूँ, कूल को मैं 2 से इंडिकेट करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट आपके सिंप्लिसिटी के लिए कूल को मैं 2 से इंडिकेट कर रहा हूँ, माइल्ड को मैं 1 से इंडिकेट किया हूँ, और हॉट को मैं 0 से इंडिकेट किया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है सिनारियो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये वाले रास्ते में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं x2 का वैल्यू 1 कंसीडर करते हुए प्रोबेबिलिटी बताऊंगा आपको। यहाँ पे x2 की जगह मैंने 1 लिखा होगा, स्मॉल x2 की जगह 1 लिखा होगा। तो इस दुनिया में स्मॉल x2 की जगह 1, जैसे यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ, मैंने आपको बोला है स्मॉल x2 की जगह 1 सोचिए। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब y इक्वल टू यस वाले दुनिया में टेम्परेचर माइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। इस वाले दुनिया में टेम्परेचर माइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप देखोगे माइल्ड कितने बार हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो ये है 4/5। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, ये मैंने क्या लिखा है, x2 इक्वल टू 1 इवन y इक्वल टू यस। ओके, अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, या फिर पूरा ही अच्छे से लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 1 गिवन y इक्वल टू यस, ये क्या है सर? 4/9 आया। ओके,
क्या बाकी के दो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं क्या सर? बाकी के दो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो एटलीस्ट दो तो निकालने पड़ेंगे आपको, तो मैं दूसरा निकाल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल निकाल लेते हैं, गिवन y इक्वल टू यस। ठीक है, तो आपको मैं पूछ रहा हूं, इस दुनिया में इस कॉलम में जीरो कितने बार हुआ? एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी आया 2/9। ओके, क्या मुझे यहाँ पे अभी आपको ये प्रोबेबिलिटी निकाल के बताने की जरूरत है क्या? जब स्मॉल x2 के जगह जीरो सोचना है, सॉरी स्मॉल x2 के जगह टू सोचना है, स्मॉल x2 के जगह टू सोचना है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत है क्या? इस दुनिया में स्मॉल x2 के जगह टू सोचना है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत है क्या? वो क्या होगा सर? 1 - 4/9 - 2/9। समझ रहे हो? ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा मैं बता रहा हूं। ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये होगा 1 - 4/9 -2/9। आपने क्या किया सर? 1 से सब्सट्रैक्ट किया इस प्रोबेबिलिटी को और इस प्रोबेबिलिटी को भी, तो आपको टेम्परेचर कूल होने का प्रोबेबिलिटी मिल गया। ठीक है, टेम्परेचर कूल होने का प्रोबेबिलिटी मिल गया, क्योंकि कूल के लिए आपने टू इंडिकेट किया था। ठीक है, तो दो आपने निकाला, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, तो इस कॉलम के लिए हो गया है सर, ये इरेज कर देता हूं। ओके, तो आपने क्या किया था सर? हॉट को जीरो से इंडिकेट किया था, माइल्ड को 1 से इंडिकेट किया था, कूल को 2 से इंडिकेट किया था, ये मत भूलना। ओके, ओके, तो यहां पे भी वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल गिवन y इक्वल टू नो। तो इस दुनिया में जीरो कितने बार हुआ सर? सेकंड फीचर दो बार हुआ, टोटल 5 है नंबर, 2/5 है ये प्रोबेबिलिटी। ओके, अब किसी और पॉसिबिलिटी के लिए भी कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल x2 इक्वल टू 2 के लिए, गिवन y इक्वल टू नो। ओके, तो इस दुनिया में दो कितने बार आया सर? एक ही बार आया, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है 1/5। अगर मुझे कोई पूछेगा स्मॉल x2 के जगह 1 होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, ये x2 इक्वल टू 1 होने का प्रोबेबिलिटी बताइए इस दुनिया में, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 - 2/5 -1/5। आप इसे कैसे निकालोगे सर? रेड पेन से बताता हूं, ये से आप कैसे निकालोगे। 1 - 2/5 -1/5, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली मिल जाता है। Okay. अब ये भी इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये हो गया करके, ये सब भी हो गया करके। अब हमारा सिर्फ इस वाले प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन बचा है। तो यहां पे भी आप देखोगे ओवरकास्ट एक है, तो इसे मैं जीरो समझ लेता हूं फॉर एग्जांपल, जहां पे भी है उसे जीरो से इंडिकेट कर देता हूं। रेनी है, उसे मैं फॉर एग्जांपल 1 से इंडिकेट करता हूं। और एक है पॉसिबिलिटी जो है सनी, उसे मैं फॉर एग्जांपल 2 से इंडिकेट करता हूं। ओके, सेम यहां पे भी करते हैं। ओवरकास्ट तो यहां पे है ही नहीं, रेनी को 1 से इंडिकेट करना पड़ेगा, सनी को 2 से, सनी को 2 से, रेनी को 1 से। ओके, अभी यहां पे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू यस। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो आप कौन से दुनिया में हो सर? इस दुनिया में हो, आप इस दुनिया में हो। ओके, अब यहां पे समझने की कोशिश करिए, x1 इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो 0 कितने बार हुआ है सर? यहां पे एक बार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथे बार, तो ये प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1 कितना है सर? गिवन y इक्वल टू यस।
तो इस दुनिया में x1 कितने बार हुआ है सर? 1 2 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 3/5। क्या मुझे 2 वाला निकालना पड़ेगा सर? प्रोबेबिलिटी 2 वाला, मतलब x1 का वैल्यू सनी होने का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा क्या इस दुनिया में? वो ऑटोमेटिकली निकलेगा। 1 - 4/5 -3/5। ओके, अब ये वाला कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू नो, ये वाला प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितना होगा। तो y इक्वल टू नो वाले दुनिया में इस कॉलम में 0 दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी सिंपल है 0/5। ओके, और एक प्रोबेबिलिटी की जरूरत है क्योंकि 3 है ना आपके पास पॉसिबिलिटी। तो x1 इक्वल टू 1 गिवन y इक्वल टू नो, ये कैलकुलेट करते हैं। इस कॉलम में x1 कितने बार हुआ सर? 2 बार हुआ। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है 2/5। x1 के जगह 2 अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मिलेगा। 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1 - 0/5 -2/5। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस तरह से मैंने आपके पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको कितने टोटल पैरामीटर्स निकालने हैं सर? 1 2 3 4, राइट, 5 6 7। वापस से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको यहाँ पे टोटल 13 पैरामीटर्स निकालने पड़े। आपको कितने पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे आपको कितने एस्टिमेट करने पड़े? यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स 13 एस्टिमेट करने पड़े। इसका मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट दूंगा, पर अभी हम कन्वेंशनल तरीके से ही जा रहे हैं क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी लैप्लास स्मूथिंग आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला एक पैरामीटर 0 बन रहा है सर। अगर आप मैप एस्टिमेशन के थ्रू जाओगे तो इससे आपको 0 होने से रोकना है, ठीक है। इनफैक्ट सारी प्रोबेबिलिटीज को 0 होने से रोकना है। तो यहाँ पे भी लैप्लास स्मूथिंग की जरूरत है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे लैप्लास स्मूथिंग हम कैसे करेंगे। अभी के लिए आप ऐसा सोचिए कि मैंने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट किए हैं। पैरामीटर्स एस्टिमेट किसके हिसाब से हुए हैं सर? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से। ओके सर, मैं होप कर रहा हूँ ये लेक्चर आपने एंजॉय किया। थैंक यू।